नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। शिक्षा की पूजा करना चाहते हैं, शिक्षा का सम्मान करना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे। और बात कर रहे हैं दोस्तों पर्यावरण के पार्ट 20 प्रैक्टिस सेट की। आज हम 20 प्रैक्टिस सेट 20 मॉडल पेपर आपके सिलेबस आपकी एग्जाम पैटर्न पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्या आप इससे चूक गए हैं? क्या आप इन सभी क्लासेस से चूक गए हैं, किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं? तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग सारी क्लासेज अपने अनुसार अपने टाइमिंग अनुसार देख सकते हैं। कोई टाइमिंग की पाबंदी नहीं है कि सर लाइव क्लास ही हमें ज्वाइन करना है। जब चाहें तब क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने टाइम अनुसार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन की, ठीक है, इन्वायरमेंट स्टडीज की टॉप 30 क्वेश्चंस। पहला प्रश्न स्क्रीन के सामने। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल परीक्षा करवाना, अनुशासन बनाए रखना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना या अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना? तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, पर्यावरण अध्ययन में पहला प्रश्न है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। तो फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 30 में से आप लोग आज की क्लास में कितना स्कोर कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक मूल्यांकन संबंधित कुछ सारी चीजें देख लेते हैं। मूल्यांकन जो है दोस्तों, इवैल्यूएशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूल का अंकन करना। इसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं उनमें जो है आवश्यकता अनुसार सुधार लाना। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ सहगामी है? जो विज्ञान शिक्षण की बात कर रहे हैं, ऐसी क्रिया जो विज्ञान शिक्षण में पाठ सहगामी की क्रिया करती है, वह कौन सी क्रिया है? पाठ पुस्तक क्रिया है, विज्ञान क्लब होगा, शब्द दृश्य सामग्री होगा या श्यामपट्ट होगा? तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, विज्ञान से संबंधित, साइंस से संबंधित इन सभी ऑप्शन में देखिए आपको क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो मेरे प्यारे मित्र, बहुत सारों का जवाब है, बहुत से लोगों का जवाब है कि विज्ञान क्लब संबंधित है। तो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विज्ञान क्लब क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ सहगामी क्रिया कहलाएगी। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पृथक्करण, मिश्रण कहते हैं, छानना कहते हैं या ऊर्ध्वपतन कहते हैं? तो पानी में जो अशुद्धियां होती हैं, दही से मक्खन अलग करना, गेहूं से जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, उनको अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? मेरे प्यारे मित्रों, ये सारी क्रियाएं आपकी पृथक्करण की क्रिया कहलाती है। कैसे? क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों, जब ऊर्ध्वपातन वह क्रिया है जिसमें ठोस सीधे गैस एवं गैस ठोस में परिवर्तित होते हैं, जैसे जलाने पर कपूर, वैसे ही ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। ठीक है, और पृथक्करण आपकी क्रिया कौन सी है? जो आपको पानी से अशुद्धि अलग कर दे, दही से मक्खन और गेहूं से छोटे कंकड़ को ये पृथक्करण कहलाती है। और ऊर्ध्वपातन वह क्रिया है जिसमें ठोस को सीधे गैस में और गैस से ठीसे ठोस में परिवर्तित किया जाता है, वो आपका ऊर्ध्वपतन कहलाता है। जैसे कपूर क्या होता है? ठोस होता है, जला देते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आई होप आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेरे सभी प्यारे मित्र, शिक्षा के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब कथन दिए गए हैं, कथन पढ़ना है और हमें बताना है कौन सा सही होगा। चार्ट एवं ग्राफ शब्ददृश्य सामग्री है, शब्ददृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, शिक्षण में कुशलता के लिए शब्ददृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो ये नहीं शब्द है, ये निगेटिविटी की ओर हमें ले जाता है। तो कौन सा कथन सही होगा? तो आप देखेंगे शब्ददृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी होती है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों शब्ददृश्य सामग्री से छात्रों में अधिगम क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, अतः छात्रों के लिए बहुत ही यूजफुल और उपयोगी शिक्षण सामग्री है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। जो हम परीक्षण करते हैं उसकी वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं? परीक्षण की तैयारी, परीक्षण की योजना बनाना, पायलट स्टडी या अंतिम प्रारूप? तो परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इसका जो प्रारंभिक जांच है
वह क्या कहलाता है? पायलट स्टडी कहलाता है। क्या है? जो भी परीक्षण की वास्तविक रचना हो उसके पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर ली जाए ताकि त्रुटियों की जो संभावना हो कम से कम हो। इस प्रारंभिक जांच को पायलट स्टडी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं? उत्तर प्रदेश को, गुजरात को, हरियाणा को या मध्य प्रदेश को? मेरे प्यारे मित्रों, सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश को नदियों को मायका कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? ये भी सारे प्रश्न उठते होंगे कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश अनेक नदियों का उद्गम स्थान होने के कारण नदियों का मायका कहलाता है। मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी 207 नदियां हैं। कितना है? 207 सी। कितनी नदियां भैया? 207 नदियां हैं और इसके कारण मध्य प्रदेश को मायका कहते हैं। तो कि देखिए, उद्गम जहाँ स्थल होता है, जहाँ जिसका बनता है, क्रिएटिविटी होती है, बनाया जाता है, वो स्थान क्या होता है? मायका होता है। क्या होता है? मायका कहलाता है। जो बचपन से होता है, जो जन्म से होता है, जहाँ पर जन्म लेता है, नदियाँ जहाँ पे जन्म लेती हैं, मनुष्य जहाँ पे जन्म लेता है। आप माताएं बहनें होंगी, आप आते हो मायका, कहते हैं ना, मायका जा रही हूँ मेरी। ठीक है, मम्मी का मायका हमारा क्या कहलाता है? मामा मामी नाना नानी की घर हो जाता है। ठीक है, तो मायका क्या होता है? उद्गम स्थल हो जाता है एक प्रकार का। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे में। जितने भी लाइक कर लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगला प्रश्न आ रहा है और आज भैया 30 में से 25 प्लस करके जाना है सभी मेरे प्यारे में शिक्षक बंधु। जी हाँ, प्रश्न है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था, भास्कर था, रोहिणी था या एडुसेट था आपका? तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो आपका आर्यभट्ट जो है प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। ठीक है, और आर्यभट्ट का जो है प्रक्षेपण सोवियत संघ रूस द्वारा 19 अप्रैल 1975 में किया गया था। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का जो प्रक्षेपण कब किया गया? 19 अप्रैल 1975 में किया गया। जबकि भास्कर का प्रक्षेपण जो है 7 जून 1979 और रोहिणी का 10 अगस्त 1979 एवं एजुसेट का 20 सितंबर 2000 को हुआ था। चारों आपको दिया गया, जो चारों आपके ऑप्शन है, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, एडुसेट, चारों का मैंने दे दिया, क्योंकि चारों से अगर प्रश्न आ जाए तो आपका एक नंबर कंफर्म होना चाहिए। यही हमारा जायसवाल कोचिंग सेंटर का है। राष्ट्रीय हित में शिक्षक की बात करते हैं, सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। तो एक बार और कहूँगा कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है और इसका जो प्रक्षेपण है 19 अप्रैल 1975 में किया गया था और भास्कर का प्रक्षेपण 7 जून 1979 में किया गया, रोहिणी का 10 अगस्त 1979 में किया गया और आपका एडुसेट को कब किया गया था? 20 सितंबर 2004 को किया गया था। तो नया कौन सा है? आपका एडुसेट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आ चुका है स्क्रीन पर कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मेरे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु ये बोलते होंगे, सर ये तो सभी को मालूम है 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड और बातें बताऊंगा कि शायद आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी जानकारी के लिए। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और इस तिथि को वर्ष जो है 1972 में पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया। 3 से 4 प्रश्न यहाँ से तैयार हो गए। ठीक है, कि पर्यावरण जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया वह कब से शुरू किया गया? तो 1972 से शुरू किया गया। किस मुद्दे पर? पर्यावरणीय मुद्दे पर। और प्रथम वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो आपके स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। जो भी जलीय जंतु होते हैं, मछलियां होती हैं, इनमें जो श्वसन होता है कैसे होता होगा? हम तो अपने नाक से लेते हैं, श्वासोच्छ्वास करते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये दोनों की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। शायद आपने 10th क्लास की साइंस की बुक पढ़ी होगी। ठीक है, तो जलीय जंतुओं में कैसे श्वसन होता है? पुस्तक फुफ्फुस द्वारा होता है, फेफड़ों द्वारा होता है, वायुकोश द्वारा होता है या गलफड़ों द्वारा होता है? ठीक है, तो फेफड़े द्वारा तो मनुष्य करते हैं, गलफड़े द्वारा कौन करते हैं? ठीक है, फेफड़े द्वारा स्थलीय जीव करते हैं। यहाँ बात जलीय जंतुओं की गई है, तो जलीय जंतु कैसे करते हैं? गलफड़े द्वारा करते हैं। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है वह गलफड़ों द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल मछली की बात करेंगे। अब आ गया अगला प्रश्न, क्या कह रहा देख लेते हैं। राष्ट्रीय झंडे के बारे में कथन दिया गया है
और इस कथन को सावधानी पूर्वक हमें अवलोकन करना है। सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक होता है, बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक होता है, नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक होता है। अब बताना है, सावधानी पूर्वक अवलोकन करना है और इन सभी में से एक ऑप्शन बताना है। वीडियो पॉज कर लें, सभी लोग कमेंट करें। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? कौन सा कथन सत्य है, कौन सा गलत है? आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हैं और ऐसा ही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, 1 to 4 दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 to 4 आपका सत्य है। ठीक है, कि सबसे ऊपर जो केसरिया रंग त्याग और बलिदान का होता है, बीच में सफ़ेद रंग शांति का होता है और नीचे जो हरा रंग है शांति एवं खुशहाली का प्रतीक होता है। ठीक है, नेशनल फ्लैग की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय झंडे का ऊपरी भाग केसरिया रंग का होता है। ठीक है, और जो त्याग बलिदान का प्रतीक होता है, और झंडे का सफ़ेद रंग सभी लोग जानते हैं शांति का प्रतीक माना जाता है, और झंडे में बना चक्र जो होता है प्रगति का सूचक माना जाता है। ठीक है, चक्र का क्या है? यह प्रगति का सूचक माना जाता है, और झंडे के सबसे नीचे हरा रंग खुशहाली का प्रतीक होता है। ठीक है, ग्रीन कलर की बात कर रहे हैं, अतः आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं? आप जानते होंगे कि वातावरण के अनुरूप जो पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनमें पाए जाने वाले एक शारीरिक कुछ लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को क्या कहते हैं? परजीविता, अनुकूलन, रूपांतरण या ये सभी कहा जाता है। तो वातावरण के अनुरूप पौधे जंतुओं में, जीव जंतुओं में जो पाए जाने वाले शारीरिक लक्षण होते हैं उनको अनुकूलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुकूलन कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न लाजवाब है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आना है। 10 जिलों पे, 12 जिलों पे, 14 जिलों पे, 17 जिलों पे। तो राइट ऑप्शन 14 जिले हैं। सभी लोग जानते होंगे, एमपी जीके का लाटेस्ट प्रश्न में आया आता है कि कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, और ये जिले के नाम भी बताऊंगा आज। ठीक है, पहला उज्जैन, राजगढ़, सीहोर, आगरमालवा, रतलाम, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, जबलपुर, कटनी, दमोह, उमरिया। देख ले रहे हैं, टोटल 14 हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 जिले आपकी स्क्रीन पर सामने हैं। ये सभी जो हैं किससे होके गुजरते हैं? कर्क रेखा से होके, यहाँ से गुजर, इन सभी जिलों से होके कर्क रेखा गुजरती है, और राज्य की सबसे कम सीमा गुजरात से है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। राज्य की, मध्य प्रदेश राज्य की सबसे सीमा जो है, सबसे कम जो है तो वह गुजरात से है, और अधिक सीमा आपके उत्तर प्रदेश से लगती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं दिया गया है? वायु के संबंध में कथन दिए गए हैं कि वायु में भार होता है, वायुयान उड़ते हैं, वायु स्थान घेरती है, वायु में रंग होता है। दोस्तों, अगर वायु में भार होता तो क्या गुब्बारा उड़ जाता वायु भरने से? ऐसे तो गुब्बारा नहीं उड़ता। जैसे गुब्बारे में हवा भर देते हैं, गुब्बारा फूल उठता है, वायु में अपने तरीके से मनमौजी होकर उड़ने लगता है। तो इन सभी में से कौन सा सही नहीं दिया गया वही बताना है। तो दोस्तों, वायु में भार होता है, वायुयान उड़ते हैं, वायु स्थान घेरती है, लेकिन वायु में जो रंग की बात की गई है ये आपकी निगेटिविटी ऑप्शन है, निगेटिव ऑप्शन है। वायु में रंग जो होता है नहीं होता है, वायु का कोई रंग नहीं होता। ठीक है, वायु ठीक है, क्या होता है? रंगहीन होती है, कोई भी वायु नहीं होता, यानी कि वायु में कोई भी रंग नहीं होता है। वायु कैसी है? वायु एक विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो रंगहीन है, और ये स्थान घेरती है तथा इसमें भार भी होता है। चलिए अगला प्रश्न। घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा क्या कहलाती है? जो घड़ी की आप देखते होंगे स्प्रिंग होती है, उस स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो वह ऊर्जा आपकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। कैसी ऊर्जा कहलाएगी? यांत्रिक ऊर्जा। अब बोलेंगे प्रकाश ऊर्जा, तो प्रकाश तो पड़ता नहीं है। अगर कमरे के अंदर लगी है घड़ी
हाथों में पहले रहते हैं तो प्रकाश तो पड़ता नहीं 24 आवर्स, कभी जब बाहर जाते तब पड़ता है, लेकिन जो उसमें संग्रहित ऊर्जा होती है वह एक यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा एक पदार्थ या प्रणाली की गति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। उदाहरण के लिए मशीनों में काम करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। जो पीने का पानी होता है उसमें रोगाणुनाशक क्यों डालते हैं? आप लोग देखते होंगे अधिकतर ये बारिश के मौसम पर होता है, बारिश के मौसम में पानी थोड़ा ज़्यादा खराब होता है। ठीक है, तो रोगाणुनाशक क्यों डालते हैं? या रोगाणुनाशक डालते हैं, पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन डालते हैं, सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन डालते हैं, पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन डालते हैं। तो ऑक्सीजन तो पानी में रहता ही है, तभी तो जलीय जंतु पानी में जीवित रहते हैं। तो क्या डाला जाता है? वह रोगाणुनाशक आपका पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन होता है। क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। ठीक है होता है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ताकि पानी जो होता है रोगाणु से मुक्त हो सके, इसलिए आपको डाला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न को सावधानी से देखना है और उपरोक्त यातायात संकेत का अर्थ बताना है। ठीक है, इमेज में देखिए, आपको स्क्रीन पर इमेज दिख रही है, इसको बताना है क्या है। सकरी पुलिया का है, संकेत दिया है, मुख्य सड़क का, रेलवे फाटक का, या खराब सड़क का दिया हुआ है। तो सड़क परिवहन से भी एक प्रश्न आएगा। ठीक है, परिवहन से संबंधित। तो ये जो इमेज आपको दिख रही है ये कैसा है? ये आपके खराब सड़क का इमेज दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर है, मेरे सभी प्यारे में शिक्षक बंधुओं को जय हिंद वंदे मातरम है। उम्मीद यही करते हैं सपोर्ट कर रहे होंगे शिक्षा को। लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बिल्कुल कर लीजिएगा दोस्तों। और अगला प्रश्न है, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है, वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, या आपके निमेटोड होते हैं? तो छोटी माता एवं रेबीज रोग का जो कारण होता है वह वायरस होता है। क्या होता है? वायरस होता है। छोटी माता एड्स एवं रेबीज रोग जो होता है वायरस यानी विषाणुओं के कारण होता है। वायरस को क्या बोलते हैं? विषाणु। ठीक है, और पेचिश हो गया, और प्रोटोजोआ के कारण होता है। पेचिश हो गया, आंत सोज जो रोग होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। और टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवार से अवशोषण होता है, आमाशय की दीवार से अवशोषण होता है, बृहद आंत की दीवार से, या यकृत में। तो जब हम भोजन करते हैं, नॉर्मल सी बात है, सभी लोग करते हैं, और इनका पाचन भी होता है, पाचन भी करते हैं। तो इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ जो होते हैं वह कहाँ किस पर अवशोषण करते हैं? तो सभी लोग जानते हैं छोटी आंत की दीवारों से यह उपयोगी पदार्थ अवशोषण करते हैं और अपने अपने जहाँ पर रक्त में मिलकर पूरे बॉडी को यह संचारित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यह है कि पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या आवश्यक होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो पौधे भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आवश्यक क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो मुख्य रूप से है, शर्करा, जल एवं सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीज़ें आवश्यकता होती है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, शर्करा हो गया, जल एवं सूर्य का प्रकाश। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। और सभी लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण एक कैसी क्रिया है? तो यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और यह क्रिया इस प्रकार होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 380 सेल्सियस होता है। ठीक है, 330 सेल्सियस, 98.60 सेल्सियस, 370 सेल्सियस। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान कितना होता है? हम सेल्सियस में बात कर रहे हैं, ठीक है, फ़ारेनहाइट में बात नहीं कर रहे हैं। तो सेल्सियस में होगा आपका कितना हो जाएगा? आइए स्क्रीन पर मैं बताता हूँ। देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान अगर 370 सेल्सियस होता है, और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो कितना हो जाएगा? 98.6 फ़ारेनहाइट, तथा केल्विन में पूछता है तो 310 केल्विन होता है। ठीक है, मानव स्वस्थ का जो शरीर का तापमान बात करते हैं
370 सेल्सियस होता है, यानी कि 37.0 होता है लगभग आपका, ठीक है। और 98.6 फारेनहाइट होता है और 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप कहाँ पर है? विदिशा जिले पे, रायसेन जिले पे, जबलपुर पे या ग्वालियर पे? तो जबलपुर संभाग में है। किस पर है? तो सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए दोस्तों, क्योंकि शिक्षा की बात कर रहे हैं। मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक करते जाएंगे। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप जो है आपके रायसेन जिले में है। और रायसेन जिले से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। रायसेन राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह भोपाल से लगभग आपके, ठीक है, 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा बेसनगर और बिरसा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यह जो कई बौद्ध स्मारक भी हैं आपके रायसेन जिले पर, जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के कहलाते हैं। और अगर हम बात करें, सांची रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्वदाय स्थल भी है, भीमबेटका भी है। ये भी प्रश्न आता है कि भीमबेटका कहाँ पर है, तो आपके रायसेन जिले में है। और विदिशा से नज़दीक होने के कारण लोगों में यह भ्रम हो जाता है कि यह बिरसा जिले में है। तो बिरसा जिले में भीमबेटका नहीं है, आपके रायसेन जिला में ही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम क्या है? सरोजनी नायडू है, सरोजनी सक्सेना है, सरोजनी महावत है या इनमें से कोई नहीं? तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश का जो नाम है वह सरोजनी सक्सेना है। सभी लोग नोट कर लेंगे, लाजवाब प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, इस प्रश्न पर सभी प्यारे मित्र वीडियो लाइक कर लेंगे। अगर आपने अभी भी शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, सदस्यता हासिल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी क्लासेज आपके सिलेबस के आधार पर फ्री में मिल रही है। मॉक टेस्ट, PDF फाइल सब कुछ आपको टेलीग्राम में जुड़े, टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे आपको सारी मटेरियल जितने भी अभी अपलोड हो चुकी है, जितनी भी क्लासेज, सभी के नोट्स PDF फाइल वहाँ पर आपको PDF फाइल मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमने दे दिया है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा सर्वोपरि है। तो प्रश्न है दोस्तों, चंद्र ग्रहण होता है जब? चंद्र ग्रहण कब होता है मेरे प्यारे मित्र? चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होती है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होता है, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है, ये पृथ्वी सूर्य चंद्रमा में सीधी रेखा में होता है। तो चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब ये मान लीजिए आपका सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य और ये आपका क्या हो गया? चंद्रमा हो गया। हमने चंद्रमा को सी बना लिया, ठीक है, ये आपका चंद्रमा हो गया। जब इसके बीच आपकी एक पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, जब इसके बीच आपकी पृथ्वी आती है, ये आपका सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया और ये आपका चंद्रमा हो गया। इसके बीच दोनों, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? उस बीच चंद्रग्रहण होता है। यानी पृथ्वी में सूर्य और चंद्रमा के बीच आने पर आपका चंद्रग्रहण कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न स्क्रीन पर है, क्या दिया गया है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा है, दलदल हिरण है या दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे मित्र, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा कहलाता है। इसके दलदल हिरण के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये दोनों हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और एक प्रश्न और आता है कि बारहसिंगा राज का राजकीय पशु तो है, इसका अगर वैज्ञानिक नाम आए तो क्या हो जाएगा? तो रूसेवस डुओसिली, क्या हो जाएगा? रूसेवस डुओसिली आपके बारहसिंगा का क्या हो, इसका वैज्ञानिक नाम भी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? पन्ना जिला है, ओरछा है, विदिशा है या आपका शिवपुरी है? तो मेरे प्यारे मित्र, राज्य का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? वह होता है आपका शिवपुरी जिला, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और शिवपुरी से रिलेटेड थोड़ी सी है, ठीक है, 30 सेकंड का टाइम लूँगा, क्योंकि यह डिटेल से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिवपुरी से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। शिवपुरी एक प्राचीन शहर मध्य प्रदेश में एक पवित्र स्थान है और शिवपुरी को पहले सिपरी रूप में जाना जाता था। शिवपुरी की एक लंबी छुट्टी यात्रा निस्संदेह न केवल अपने सुंदर परिदृश्य के कारण बल्कि शहर में अपने विभिन्न पर्यटक आकर्षणों के कारण भी बहुत जबरदस्त होगी। और इसका नाम भगवान शिव से लिया गया। ये भी प्रश्न आ सकता है, शिवपुरी का नाम किस भगवान से संबंधित है? तो यह शिव से संबंधित है।
और इस स्थान का इतिहास मुगल काल से है। शिवपुरी के घने जंगल कभी शाही आपके शिकार गाय हुआ करते थे। समुद्र तल से लगभग 478 मीटर की ऊंचाई पर आपका शिवपुर जो है जिला स्थित है, शिवपुरी। और शहर के कुछ सबसे आकर्षण या आकर्षणों के साथ युग्मित है आपका शिवपुरी जिला। इसे पर्यटकों के लिए एक बहुत ही शांतिपूर्ण गंतव्य बनाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य है। तो देखिए सामाजिक बुराई जो सही दिया गया है, एक्चुअल में राइट है, वो आपका तीसरा ऑप्शन कथन सही दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यह है, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण क्या है? लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, या परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। तो मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, कब रह जाता है? जब परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से होता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, लोगों के द्वारा नशा करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति का ह्रास होने लगता है, जिस कारण कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप शरीर हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? लोहा, सीमेंट, पत्थर, स्कूटर। तो ये बहुत ही साधारण सा प्रश्न था, ठीक है। देखिए लोहा आता है, सीमेंट आता है, पत्थर आता है, कंक्रीट आती है, लेकिन स्कूटर जो है ये वाहन से संबंधित है, तो स्कूटर घर बनाने में तो काम नहीं आता है। हाँ, अगर ये दिया होता कि मदद कर सकता है स्कूटर, अगर आपको सामान लाने में, ठीक है, वो मदद कर सकता है, लेकिन घर बनाने का काम आपका नहीं है, स्कूटर का काम नहीं आता, ठीक है। यह एक परिवहन का साधन होता है। ऊन प्राप्त होती है भैया, भेड़, शेर, ऊंट के बालों से होती है। भेड़, ऊंट, याक से होती है। ऊंट, हाथी, खरगोश से होती है, या गाय, बकरी, भेड़ के बालों से होती है। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, भेड़, ऊंट और याक, इन तीनों के बालों से ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। भेड़, ऊन तथा याक के बालों से प्राप्त होता है, जो लगभग जो भी ठंडे इलाके में आपका जो होता है, भेड़, ऊन और याक क्या है, ठंडे इलाके में पाए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो वहाँ पे ठंडे हैं तो बाल बड़े होते हैं ठंड को रोकने के लिए, जिससे आपके क्या है, ऊन बनता है। अगला प्रश्न यह है, बंदर, शेर तथा चूहे के क्रम से घर कौन से है? क्रम से बताना है, तो क्रम से बंदर का पहले देखना। बंदर कहाँ पे रहता है? तो गुफा में तो रहता नहीं है, घोंसला में भी नहीं रहता, बिल में भी नहीं रहता, तो पेड़ में बंदर रहता है। शेर गुफा में रहता है, चूहा बिल में रहता है। तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, बंदर पेड़ में, शेर गुफा में, चूहा बिल में रहता है। ये 30 प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों? निवास स्थान से भी प्रश्न आ सकता है। ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर थे। ये क्लास, ये प्रैक्टिस सेट, ये मॉडल पेपर आप लोगों को कैसा लगा? और ऐसे ही मॉडल पेपर 50+ हम करवाने वाले हैं, जो पर्यावरण में 30 में 30 लाने के लिए आपको क्या करेंगे, बहुत ही मदद करेंगे दोस्तों। तो ये 20वां पार्ट है, 20 नंबर पार्ट है। प्लेलिस्ट चेक करें, सभी क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का। जय हिंद,